हाँ, तो अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे आपकी बायोलॉजी बुक का। इसमें वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आने वाली है, बस खास बातें, बाकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो अपन वृक्क पढ़ रहे थे, यानी कि किडनी पढ़ रहे थे। किडनी में एक छोटा सा पार्ट है नेफ्रॉन का। ठीक है, नेफ्रॉन अलग से एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है, ध्यान से सुनना। नेफ्रॉन अलग से 2 मार्क्स में, हिंदी में बोलते हैं नेफ्रॉन बोल दो, वैसे नेफ्रॉन के नाम से ही फेमस है, तो इंग्लिश और हिंदी सेम भी हो सकती है, ध्यान रखना हिंदी मीडियम वाले, है ना। नेफ्रॉन के नाम से भी आ सकता है और वृक्काणु के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। तो देखो होता है क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नेफ्रॉन क्या है, और अगर 1 मार्क्स में आता है तो आप सीधे सही कर देना कि प्रत्येक किडनी, वृक्क का मतलब किडनी, कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है। देखो उत्सर्जन का मतलब जो बाहर निकालती है, यानी कि ईच किडनी इज मेड अप ऑफ सेवरल मिलियन फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, और जो मिलकर बना होता है उन्हें ही हम नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब नेफ्रॉन का डायग्राम देख लो आप, ये आपके सामने डायग्राम है नेफ्रॉन का। इस नेफ्रॉन के डायग्राम की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि अलग से नेफ्रॉन का डायग्राम भी आ सकता है। तो इस नेफ्रॉन के डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, 2-4 इसके नाम लिख देना। ठीक है, अब आगे आ जाओ। नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं? प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। ठीक है, उनमें एक तो है बोमेन संपुट, एक होता है वृक्क नलिका, बोमेन कैप्सूल और रीनल ट्यूबल। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी पूछा गया बहुत बार, ध्यान रखना आप। ठीक है, सिर्फ 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में सॉरी, कि बोमेन्स कैप्सूल क्या है, यानी बोमेन संपुट क्या है, अलग से कप के जैसे शेप का होता है, और ये नेफ्रॉन के अंदर ही पाया जाता है मेनली। वैसे ये जो अपन, मैंने नेक्स्ट टॉपिक, देखो पहले पूरी बात प्रोसेस को समझना, अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए यूरिन फॉर्मेशन, बाकी बीच के अंदर जो भी ब्लैडर या फिर वो यूरेथ्रा वगैरह वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, उसको अलग से नहीं पढ़ना, सीधा यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है बस। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये इससे मिला जुला, इसलिए अपन साथ पढ़ रहे हैं इसको। तो यूरिन फॉर्मेशन में अभी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा, मतलब मूत्र निर्माण, मूत्र अपने शरीर में मूत्र या यूरिन कैसे बनता है, वो पूरा प्रोसेस जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो अब ये जो बोमेन कैप्सूल है ना, ये मतलब कि जो बहुत सारी कोशिकाएं होती है, बहुत सारी सेल्स होती है, उनको इकट्ठा करके गुच्छा सा बना देते हैं, गुच्छा सा। ठीक है, बोमेन संपुट, और वो जो गुच्छा सा बन जाता है पूरा एक बड़ा वैसे मतलब बंडल सा, और उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से समझो पहले। और ये भी आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द फॉलोइंग में, कि बोमेन संपुट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कप शेप्ड होता है ये। ठीक है ना। हाँ, यानी कि बोमेन संपुट जो है ये नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का थैला होता है। ठीक है, इट इज़ अ कप शेप्ड बैग फाउंड इन द अपर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। इजी है। नेक्स्ट, बोमेन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं के गुच्छा पाया जाता है, मतलब ये सेल से उनका नाम है अभिवाही धमनियाँ। ठीक है, ये वेसल्स पाई जाती है, उसका एक गुच्छा पाया जाता है, मतलब ऐसा गुच्छा सा पाया, गुच्छा तो समझते होंगे सब। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है, अभी अपन मूत्र निर्माण का जो डायग्राम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन का, तब आपको समझ में आएगा बोमेन संपुट कहाँ है, कहाँ ग्लोमेरुलस बन रहा है। अभी थोड़ा सा रुको, है ना। यानी कि मेशवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ ब्रांच afferent arteriole is found in the Bowman's capsule. These branches are glomerulus. ठीक है, अभी पूरी बात समझ में आ जाएगी जैसे मैं डायग्राम लाऊंगा। वृक्क नलिका, ये बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होकर होने वाली नलिका, जो बोमेन संपुट है, अभी डायग्राम दिखाऊंगा। चलो डायग्राम देखो पहले आप, ये आपको यूरिन फॉर्मेशन डायग्राम दिख रहा होगा। अब देखो इसके अंदर आपको बोमेन संपुट दिख रहा है, बोमेन संपुट के ऊपर देखो आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी बोमेन संपुट का जो ये गुच्छा सा बनाते हैं, गुच्छे को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के देखो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, बोमेन संपुट का जो निचला हिस्सा, बोमेन संपुट कहाँ पर नजर आ गया, इस बोमेन संपुट का जो नीचे हिस्सा है, वहाँ प्रारंभ होने वाली जो नलिका है ना, उसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका जुड़ा होता है, वो ही नलिका वृक्क नलिका होती है। आपको दिख रहा होगा जो सेकंड पोर्शन इसका है, वो उससे यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि अब वापस आओ इस पर, रीनल ट्यूब की बात करूं तो दिस इज द डक्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। अभी जो बोमेन कैप्सूल अपन देखा उसके नीचे, एंड इट्स सेकंड पार्ट रिमेन्स कनेक्टेड टू द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। उससे जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है, वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद में फिर यूरिन बाहर निकलता है। ये इसका मेनली इस ट्यूब का काम। ठीक है, बहुत ईजी है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो यहाँ से बनता है यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि मूत्र बनता कैसे हमारी बॉडी में, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है,
अच्छे से पढ़ना है। पहली बात तो ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूरिन फॉर्मेशन कितने चरणों में होता है, कितने स्टेप में होता है। तो 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेजेस। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन और सीक्रेशन, यानी कि हिंदी में बोले तो गुच्छीय निस्पंदन। गुच्छीय निस्पंदन का मतलब जो ये बोमेन संपूर्ण गुच्छा से बनाता है, पहले वहाँ पर घूमता है, ऐसे घूम के ब्लड इकट्ठा होता है, उसके बाद में पुनः अवशोषण होता है, फिर से एक बार फिल्टर होता है, ठीक है। पुनः अवशोषण मतलब रीअब्जॉर्प्शन, समझ गए हो, और उसके बाद बाहर निकलता है। इस तरह का मतलब सीक्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होगा, गुच्छा सा बनेगा, जो इस बोमेन संपुट की वजह से गुच्छा बनेगा, ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है, वो होगा। उस ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर का काम करेगा, थोड़ा सा नॉर्मल। फिर फिल्टर होके वो आता है किडनियों में, लेकिन फिर भी वो उस टाइम पर भी गंदा होता है, मतलब कंप्लीटली यूरिन फिल्टर नहीं होता। फिर वो जाता है रीअब्जॉर्प्शन, मतलब फिर से एक बार फिल्टर होता है, मतलब कि फिर से वो पुनः अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद में बाहर निकलता है। लेकिन एक बात बता दूं, ये ब्लड फिल्टर होता है या फिर एक बार फिर से अवशोषण होता है, उस ग्लोमेरुलस से भी फिर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार जो डायबिटीज़ पेशेंट है, मैंने जिन्होंने वो डायबिटीज़ वालों को बोलते हैं मधुमेह रोग, हाँ, जिनके मधुमेह डायबिटीज़ रोग होता है, उनका ऐसा कहते हैं कि ब्लड के साथ में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज, यूरिया के साथ में ग्लूकोज वगैरह निकल जाता है। तो उस वजह से उनके क्या होता है कि ये जो है मधुमेह वगैरह ऐसे रोग या फिर कमजोरी वगैरह आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए फिल्ट्रेशन सीक्रेशन ये काम होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। यूरिया निकलेगा, यूरिक एसिड अगर ज़्यादा बढ़ जाता है अपने यूरिन में, यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर में गठिया रोग हो जाता है, ठीक है। गांठे गांठे सी होना, वो गठिया रोग बोलते हैं उसको। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो इस किडनियों से, यूरिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये बात है। तो ये 3 चीज़ समझ में आ गई। ये सभी कार्य वृक्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। वृक्क का मतलब किडनी। तो ये जितने भी तीनों काम है, वेरी इंपॉर्टेंट है 3 काम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि कितने प्रोसेस में होता है, 3 प्रोसेस याद रखना है ना। तो ऑल दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किडनीज। द ब्लड कीप्स फ्लोइंग कंटिन्यूसली इन द किडनी, और ब्लड कंटिन्यू किडनी के साथ में चलता रहता है, ठीक है। किडनी में ब्लड भी लगातार चलता रहता है। ये रक्त ही तो है ये, मतलब होता है कि एक्चुअल में जो यूरिन बनता है वो एक्चुअल में रक्त होता है, अपशिष्ट, फिर वो फिल्टर होते होते वो यूरिन बन जाता है, ठीक है। ये काम है। तो ये जो रक्त है वो वृक्क धमनी के द्वारा, इनकी किडनी के द्वारा लाया जाता है। ये वृक्क धमनी याद रखना, वृक्क धमनी, ये जितना भी ये घूमेगा ना, ये वृक्क धमनी होती है। कीप फ्लोइंग कंटिन्यू इन द किडनी। द ब्लड इज ब्रॉट बाय द रेनल आर्टरी, ठीक है, रेनल आर्टरी, एंड कंटेंस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट लाया जाता है। और ये रक्त अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। ये जितना भी रक्त होता है ये पूरा अपशिष्ट होता है, बिल्कुल अच्छा ब्लड नहीं होता। ये मतलब जो अच्छा ब्लड है, लेकिन ये अपशिष्ट होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर क्या होगा कि ये जो वेस्ट होता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो काम होता है वो रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। अब भाई वो ब्लड तो गंदा है, रक्त तो गंदा है, तो फिर यूरिन कैसे बने, और ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, उसका काम होगा। तो यहाँ पर लगभग निष्पंदन का काम कंप्लीट होगा इस जगह का, इस वृक्क धमनी के द्वारा लाने के बाद में। और प्रति मिनट करीब 1000 से 1200 मिलीलीटर, समझ रहे हो ना आप, 1000 मिलीलीटर का मतलब 1 लीटर हो गया, तो 1.25 लीटर के करीब रक्त का निष्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। यहाँ रक्त में ग्लूकोज होता है, लवण होता है, अमीनो अम्ल होता है, यूरिया आदि तत्व निष्पंदित होकर बोमेन संपुट में इकट्ठे हो जाते हैं, और ये निष्पंदन फिर वृक्क नलिका में से गुजरता है ना। इंपॉर्टेंट समझ में आई, मतलब कि वृक्क नलिका के द्वारा उस गंदे ब्लड को लाया जाता है। उस गंदे ब्लड में वहाँ पर ऑलमोस्ट रक्त का क्या होगा, निष्पंदन होगा, मतलब एक तरीके से फिल्टर होगा वो। और 1.25 लीटर, 1000 से लेके लगभग 1200 मिलीलीटर तक वो एवरी मिनट, 1 मिनट में, समझ सकते हो कितना घूमता होगा वो, फिल्टर होता है किडनियों में, ठीक है। फिर यहाँ पर उस ब्लड में या उस गंदे ब्लड में क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, सोल्ट होता है, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें बाहर निकलने पर तो अपन कमज़ोर हो जाएंगे। इन सब का कुछ मात्रा ज़्यादा होना तो गलत है, हर चीज़ का ज़्यादा होना तो बताइए मैंने आपको कि अगर एसिड का ज़्यादा हो जाए तो गठिया रोग वगैरह हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं होता। इनका ज़्यादा होना भी काम का नहीं है, और यूरिन के साथ में ज़्यादा निकलना भी काम का नहीं है, ठीक है, दोनों बातें हैं। तो वहाँ पर फिल्टर होता है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने खान पान के अकॉर्डिंग, रहन सहन के अकॉर्डिंग, रहन सहन के अकॉर्डिंग वो बाहर निकल जाता है। ध्यान रखना कि ये सब एमिनो एसिड, यूरिया एक्सेट्रा आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड एंड आर कलेक्टेड इन द बोमेन्स कैप्सूल। और मेन ये सब कहाँ इकट्ठे होते हैं, जो बोमेन कैप्सूल पढ़ा था अभी अपने ग्लोमेरुलस को जो बना था उसके बाद वहाँ पर, ठीक है। और दिस फिल्टर देन पासेस थ्रू द रेनल टेबल, और उसके बाद में ये जो ये वृक्क नलिका है उसके अंदर से गुजरता है, ठीक है। अभी और कंटिन्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को, डायग्राम को और अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है।
हाँ, तो आगे देखो, बड़ा इजी है, बस थोड़ा सिस्टम सीखना है ना आराम से। ये पक्का मोस्ट क्वेश्चन है, मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फिर होगा क्या कि मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी जो चीज़ें होती है, ब्लड गंदा होता है उसको फिर क्या कि वापस एब्जॉर्ब होता है। तो वही चीज़ आगे कि वहाँ पर जो वृक्क नलिका होती है, यानी जो किडनी की जो वॉल होती है, रिनल ट्यूब बोलते हैं उनको, ट्यूबल, इनकी दीवारें घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। ध्यान रखना, घनाकार उपकला कोशिकाएं याद रखनी पड़ेगी आपको ये, ठीक है। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलिया इनसे बनी होती है। ये कोशिकाएं क्या करती है, निस्पंदन, यानी कि ऐसा मान लो कि छानती है, छानना जानते हो, छलने की तरह छानती है, और लगभग, ध्यान रखना, लगभग पूर्ण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और उपयोगी पदार्थ को पुनः अवशोषित कर लेती है। वरना तो अगर ग्लूकोज हमारे शरीर से निकल जाएगा, अमीनो अम्ल या उपयोगी पदार्थ और भी खूब सारे अगर निकल जाएंगे, तो फिर तो अपन बीमार पड़ जाएंगे और अपन कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये लगभग 99% वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, बस यूरिया को छोड़ के। पूरा प्रोसेस सीख लो। चलो मैं बता देता हूँ कि हमारे शरीर में यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, ये सब और भी अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। उस ब्लड में जब वो ब्लड गंदा होगा, इनके साथ जाएगा, तो ये क्या करेगी, उसका 99% उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। 99% एब्जॉर्ब करने के बाद में 1% को तो आप भी जानते हो, कह नहीं सकते, लेकिन ऑलमोस्ट पार्ट को ये मतलब छान लेगी। छानने के बाद में बस यूरिया को वहीं छोड़ देगी। कहाँ पर, उस ट्यूब में ही छोड़ देगी जहाँ वो आया था, गंदा हो रखा था, बस उस ट्यूब में ही छोड़ देगी और 99% को एकदम छान लेगी। और जो जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे यूरिक एसिड हो, चाहे ये जितने भी चीज़ें, उनको अपने पास रख लेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषित कर लेती है और 99% निष्पंदन वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। फिर इन इंग्लिश बोल दूँ मैं इधर कि दीज सेल्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब द ग्लूकोज, एमिनो एसिड, अदर यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट। फिर अबाउट 99% फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द रिनल ट्यूब। ये ध्यान रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 99% वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। फिर क्या होगा, फिर वो नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण के पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनियों द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है। ये अलग अलग नाम है बायोलॉजी में भाई, जितनी सेल्स होती धमनियाँ तो अपवाही धमनियाँ बोलते हैं, रिनल वेन। यानी कि इंपॉर्टेंटली द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया आर नॉट एब्जॉर्ब, यूरिया को एब्जॉर्ब नहीं करती है, ध्यान रखना, यूरिन के साथ निकलेगा बाहर। द रिनल वेन कैरीज द क्लीन ब्लड फ्रॉम द किडनी, और किडनी से ये रिनल वेन लेके चली जाएगी उस प्योर ब्लड को, क्योंकि 99% एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो प्योर हो गया, उसको लेके चली जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो नली है, मतलब ऐसा मान लो जहाँ पेशाब निकलेगा उस पाइप में 1% को छोड़ के 99% एब्जॉर्ब कर लिया, वो 1% ऐसा मान लो कि वो यूरिया है। यूरिया को तो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती, यूरिया वहीं रहता है। और फिर देखना, पुनः अवशोषण किए जाने वाले पदार्थों में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को शामिल नहीं किया जाता है। 99% के अंदर यूरिया नहीं है, याद रखना, यूरिया उसी नली में ही है। ये पदार्थ वृक्क नलिकाओं में ही रहते हैं और यही अपशिष्ट क्या करते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। ये यूरिया जो होता है ये यूरिन का या फिर यूरिया का निर्माण करता है। द अनएब्जॉर्ब्ड फिल्ट्रेट कंटेनिंग द वेस्ट सब्सटेंस रिमेन विद इन द रिनल ट्यूब, सच वेस्ट कंटेनिंग लिक्विड फ्रॉम यूरिन, लिक्विड जैसा यूरिन बना देते हैं, ठीक है। अब चलो यूरिन तो बन गया। अब यूरिन बनने के बाद हम उनको सीक्रेशन कैसे करेंगे, यूरिन को बाहर कैसे निकालेंगे, बड़ा ईजी है। अब क्या करेगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से मूत्र जो होगा वो किडनी, मतलब किडनी की संग्रहण नलिका में जाएगा, वहाँ ले जाया जाता है, जहाँ से मूत्र नली में प्रवेश करता है, मूत्र नली में प्रवेश करेगा। प्रत्येक किडनी यानी वृक्क में एक मूत्र नली मूत्राशय में खुलती है। देखो बहुत इजी है कि यूरिन को जो होता है वो नेफ्रॉन से यूरिन को, मूत्र को इकट्ठा किया जाता है, एक नली होती है संग्रहण नलिका, उसमें ले जाया जाता है, ठीक है। यानी कि द यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन इज ट्रांसफर टू द कलेक्शन ट्यूब फ्रॉम वेयर यूरिन एंटर्स इन द यूरिनरी डक्ट। और ये जो डक्ट होता है, फ्रॉम ईच ऑफ द किडनी आर वन यूरेटर ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर। हर कोई ये जो यूरेटर ओपन्स होती है कहाँ खुलती है, ये मूत्राशय में खुलती है, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। और यूरिनरी ब्लैडर का काम है मूत्र को इकट्ठा करना, यूरिन को इकट्ठा करना। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र इकट्ठा होता है। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर जैसे जैसे मूत्र से भरेगा,
ठीक है। ये जैसे जैसे मूत्र से भरेगा तो यूरिन ब्लड क्या हो जाएगा, फूलता चला जाएगा। समझ पा रहे हो, ये फूल जाएगा मूत्र से, यूरिन से, और ये जैसे मतलब काफ़ी जितनी इसकी लिमिट है वो लिमिट को अगर ये क्रॉस कर देगा, मतलब कि अब इतना बहुत है, तो उसके बाद में समझ पा रहे हो, तो फिर इस प्रोसेस से लोग गुजरते हैं। फिर वो क्या होगा कि वही संकुचन, रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। बाकी सब आप समझते हो इस पूरे सिस्टम को। यहाँ मूत्राशय इकट्ठा होगा, वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा होता रहता है। पर्याप्त मूत्र जमा होने के बाद में हाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वहाँ पर संदेश जाएगा, यहाँ क्लिक हो जाएगा कि जल्दी फटाफट, है ना। तो यहाँ पर क्लिक होने के बाद में हमें मैसेज मिलेगा कि जाओ यूरिन रिलीज करिए। तो मूत्राशय से प्राप्त होता है मैसेज, फिर ये संदेश या मैसेज मूत्राशय की पेशियों द्वारा संकुचन करता है और मूत्राशय अवरोधिनी द्वारा शीतलन यानी कि संकुचन करके छोड़ना, इससे मूत्र का उत्सर्जन हो जाता है। बड़ा इजी है, तो इजी से लिख देना कि द कलेक्शन द यूरिन द ब्लैडर इनलार्जेस, वैसे वैसे ब्लैडर फैलता चला जाएगा। तो व्हेन इनफ यूरिन गेट्स, वैसे इसके अंदर जैसे इनफ यूरिन इकट्ठा हो जाएगा एक्यूमुलेटेड, द सेंट्रल नर्व सिस्टम सेंड्स अ सिग्नल टू द ब्लैडर और दिस सिग्नल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर मसल्स आर रिलैक्सेशन एंड द ब्लैडर एज ए रिजल्ट समझ बाय एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन ट्यूब प्लेस। और इस तरीके से यूरिन कुछ बोल सकते हो, नॉर्मल मूत्र वर्ड बोलना ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो मूत्र या यूरिन बाहर निकल जाता है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, मूत्र प्रोसेस कैसे बनता है, कैसे बाहर निकलता है। आई थिंक इस सिस्टम को आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने क्योंकि थ्योरी है पूरी की पूरी, तो इसको अपन इतना ही पढ़ेंगे। 1 या 2 वीडियो के अंदर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके।